शिखा धारावाहिक का अंतिम भाग लेकर मैं नंदिनी आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आप इसे सुनिए, इसकी शिक्षा एवं संदेश को गुनिए और इसके लेखक राजेश जैन की रचनात्मकता को सराहिए। रिया के जाने के बाद मैंने स्वयं से प्रश्न किया, मेरी पत्नी यदि किसी घर में अकेले पुरुष के साथ कुछ घंटे रही है, यह बात मेरी जानकारी में आए तो मेरी प्रतिक्रिया क्या शिखा के पति से भिन्न होगी? उत्तर संशयपूर्ण था, शायद हाँ और शायद नहीं भी। तब मैंने सोचा, जब मैं, जिसने किसी स्त्री के साथ कभी कोई अवैध रिश्ता नहीं रखा है, उसका उत्तर ही निश्चित ना नहीं है, तो शिखा का रसिक पति कैसे शिखा का विश्वास कर सकता है? उसने और उसके साथ किसी या कुछ महिलाओं ने अकेले में साथ होने पर कोई और तरह का इतिहास रचा होगा। अर्थात अकेलेपन में स्त्री पुरुष के साथ का शिखा के पति ने शायद एक ही अर्थ जाना होगा। शिखा को घर बुलाते समय इस तथ्य पर नहीं सोच पाना मेरी बड़ी चूक थी। मुझे बहुत दिनों तक यह अपराध बोध रहा। मैंने शिखा से मिलने की फिर कोई चेष्टा नहीं की। 2 वर्षों में कुछ बार जब भी अपनी सोसाइटी या ऑफिस में मैं और शिखा आमने सामने आए, तब सप्रयास हम दोनों ने ही अपनी आंखें मिलने से बचाई थीं। फिर मेरी सेवानिवृत्ति का दिन आया। मेरी विदाई पार्टी का आयोजन हुआ। मैंने अपने उद्बोधन में सभी बातें सामान्य विदा लेते व्यक्ति के तरह की ही कहीं। साथ ही यह भी कह दिया कि मैं अपने जीवन का शेष समय ग्रामीण क्षेत्र के अपने जन्मस्थान में रहकर बिताऊंगा। मेरे भाषण में यह लाइन शिखा की सूचना के लिए है। इन 2 वर्षों में शिखा से मेरा प्रेम बना रहा है। यह शायद मेरी अंतिम श्वास तक भी बने रहने वाला है। इसके 4 दिन बाद शिखा रिया को साथ लेकर हमारे घर आई। पिछले दिन ही मेरी सेवानिवृत्ति पर आए मेरे बेटा बहू, बेटियां, दामाद, पोता पोती एवं नाती नातन सब वापस चले गए हैं। अभी केवल मैं एवं मेरी पत्नी ही घर में हैं। मैंने पत्नी से दोनों का परिचय करवाया। रिया कुछ बातें करती रही। इस बीच शिखा सिर्फ रोती रही। जब मेरी पत्नी चाय नाश्ते के लिए रसोई में गई, तब शिखा ने कहा, हम नहीं मिलते थे मगर आप यहीं हैं, यह जानना ही मुझे मानसिक संबल देता रहा है। अब आप चले जाएंगे, मेरे शेष जीवन में सूनापन बढ़ जाएगा। रिया के सामने होते हुए भी शिखा ने कहने में कोई संकोच नहीं किया, मगर मुझे संकोच हुआ। मैं कुछ अधिक कह ना सका। मैंने केवल इतना ही कहा, यह जीवन है, जैसा है उसे हमें वैसा ही निभाना है। आप प्रसन्न रहना, मेरी आत्मा को इसी से शांति मिलेगी। जाते हुए रिया ने कहा, आई लव यू अंकल। जब मेरा विवाह होगा आप मुझे आशीर्वाद देने अवश्य आना। उसके शब्दों से मुझे लग रहा है बेटी रिया अपनी मम्मा शिखा पर ही गई है। मैंने रिया के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीष दिया। फिर वे दोनों चली गईं। उनके जाने के उपरांत मेरी पत्नी ने पूछा, जी इस शिखा को कोई कष्ट है क्या? पूरे समय आंखों में आंसू लिए बैठी रही। शिखा मुझसे मूक प्रेम करती रही है। अब हमारा यहाँ से जाना उसे अपने इष्ट व्यक्ति से वियोग की तरह लग रहा है, इसलिए वह रोती रही है। वह बहुत भावुक है। मैंने पत्नी को सच बताया। आप हो ही ऐसे, सबको आप पर प्यार ही आता है। वह प्यार करती है आपको, आप यह बात जानते रहे हैं। फिर आपने उसे पहले कभी घर पर क्यों नहीं बुलाया? मेरी पत्नी ने पूछा। मैं किसी और से भी प्रेम करता हूँ, क्या यह बात तुम सहन कर लेती? मैंने उत्तर न देते हुए उल्टा प्रश्न किया। मैं कृष्ण जी को और श्री कृष्ण जी मुझे प्रेम करते हैं। इसमें क्या आपको कोई आपत्ति होती है? नहीं ना। वैसे ही मुझे भी नहीं हुई होती। मैं जानती हूँ पत्नी का अधिकार, पति वाला प्रेम आप सिर्फ मुझे ही देते हैं। फिर आपसे कोई या सब प्रेम करते रहें और आप भी किसी से प्रेम करते रहें, यह मेरे लिए गर्व का ही विषय तो होगा। आप मेरे पति श्री कृष्ण जी के तरह ही के हैं। मेरी पत्नी ने अध्यात्म के आधार से मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मैं चकित एवं निरुत्तर हो गया। पत्नी की मुझ में इतनी अगाध श्रद्धा, वह मेरी तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर रही है। मैं सोचने लगा, यह बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कदम कभी बहके नहीं। फिर हम नोएडा से चले आए थे।
10 वर्ष हुए। एक दिन श्री कृष्ण जी की दीवानी मेरी पत्नी मीरा अपने भगवान में समा गईं। मैं अकेला पड़ गया। पत्नी का छोड़ जाना मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति रही। मुझे उनका स्मरण सदा बना रहता है। फिर भी मैं विचित्र व्यक्ति हूँ। मैंने अपने अकेलेपन में एक कहानी लिखी है जिसमें नायिका मेरी पत्नी नहीं शिखा है। यह कहानी ऐसी है। एक तरह से सबसे पीछा छुड़ाते हुए मैं जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो शिखा सुहाग शैया पर मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए सो चुकी है। कक्ष में प्रवेश के साथ जब मैंने अपने पीछे कमरे की सांकल चढ़ाई तो मेरी आहट से चौंकते हुए शिखा उठ गई है। वह अपने वस्त्रों को व्यवस्थित करने में लग गई है। देर से आने एवं शिखा की नींद में विघ्न के लिए मैंने खेद दिखाने का कोई प्रयास नहीं किया। शैया पर शिखा के बाजू में बैठते हुए मैंने अपने हाथ में लिया हुआ आभूषण का बॉक्स खोलकर कानों के रिंग उसे दिए हैं। यह देखकर शिखा के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभर आए हैं। शिखा ने तुरंत ही उतावली दिखाते हुए कानों के दूसरे रिंग उतारकर इन्हें पहन लिया। कदाचित शिखा मेरे द्वारा अत्यधिक प्रतीक्षा कराने पर नाराज भी है। मैंने उसकी भावभंगिमा से समझा है। फिर भी उस बारे में कुछ ना कहते हुए अपने प्रथम शब्द ये कहे हैं। देखो शिखा, व्यर्थ के आश्वासन देना मेरा स्वभाव नहीं है। तुम यह अभी ही समझ लो कि तुमसे प्यार में मैं ना तो कोई आसमान के तारे तोड़कर लाने वाला हूँ और ना ही पूरी दुनिया की सैर तुम्हें कराने वाला हूँ। मैं तुम्हें इस बात के लिए अवश्य आश्वस्त करता हूँ कि 7 फेरों में लिए वचनों को निभाने के लिए मैं अपना अधिकतम सामर्थ्य लगाऊंगा। तुम्हें आजीवन आदर सहित साथ और मानसिक संबल प्रदान करूंगा। शिखा ने उत्तर में केवल जी ही कहा है। तत्पश्चात प्रणय के क्षणों को उसने सहमी सहमी रहकर निभाया। इसमें शिखा का कोई दोष नहीं है, मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही कुछ ऐसा। मैं किसी से बात करते हुए शब्दों को अलंकृत कर व्यक्त नहीं कर पाता हूँ। अगले दिन मेरी छोटी बहन एवं शिखा में कानाफूसी मैंने सुन ली है। बहन के मुख पर शिखा को कुछ बताने जैसे भाव हैं। मैंने अनुमान लगाया कि मेरी बहन अपनी भाभी शिखा की शिकायत पर उसे समझाने के लिए कह रही होगी। कोई नहीं भाभी, थोड़े दिनों में आप अभ्यस्त हो जाओगी, तब आपको सब अच्छा लगने लगेगा। महेंद्र भैया नीम खाते हैं, अतः उनके मुंह से शब्द कड़वे निकलते हैं मगर दुर्गंध नहीं आती है। अपने ग्रामीण संयुक्त परिवार में मेरे विवाह पर हर्षोल्लास से चलते कार्यक्रमों के बीच मैं 5 दिन बाद ही शिखा को लेकर नौकरी पर वापस लौट आया हूँ। मेरी जॉब नहीं है, अतः मैं अधिक छुट्टी नहीं ले सका हूँ। शहर आकर मैं अपने विभागीय कार्यों में लग गया। शिखा घर में सब काम करती, मेरी आवश्यकताओं का ध्यान रखती, लेकिन मुझसे कम से कम शब्द में बात करती। मैंने तो देखा था कि महिलाएं बातूनी होती हैं। शिखा ऐसा क्यों नहीं करती है, यह बात समझने में मुझे देरी नहीं लगी। उसे मेरा बिना लाग लपेट की बातों से भय सा लगता है, मगर मैं भी क्या करता, मैं हूँ ही ऐसा। 15 दिन ऐसे बीते। एक छुट्टी के दिन मैंने भोजन के बाद कहा, आ शिखा, यहाँ मेरे सामने बैठो। वह सहमते हुए मेरे सामने आ बैठी। मैं समझ गया वह सोच रही है, मालूम नहीं इनसे क्या सुनने मिलने वाला है। मैंने कहा, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स एवं पासपोर्ट साइज फोटो है ना, यही तुम्हारे पास? उसने कहा, हाँ है। तो इसके आगे शिखा के मन में रहे प्रश्न का अनुमान मुझे ही करना पड़ा। जैसे वह पूछना चाहती हो, मगर क्यों, क्या आवश्यकता पड़ गई इनकी आपको? मैंने बताया, समाचार पत्र में हाई स्कूल गणित के अध्यापक की पद का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तुमने योग्यता है, तुम एम.एससी गणित हो। इस नौकरी के लिए तुम्हारा फॉर्म भरना है। उसने सहज ही कह दिया, आप राजपत्रित अधिकारी हैं। फिर मेरी अध्यापक की नौकरी की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा, मैं तुम्हें नौलखा हार कभी नहीं दिलवा सकूंगा। मैं तुम्हारी योग्यता अनुसार नौकरी लगवा देता हूँ। किसी दिन हमारे परिवार के लिए यह नौकरी नौलखा हार से अधिक अच्छी सिद्ध हो सकती है। स्पष्ट था, उसे नौकरी करने का विचार अरुचिकर लग रहा है। मगर शिखा ने कोई और बात नहीं की और अपनी अलमारी से सभी प्रमाण पत्र एवं फोटो लाकर सामने रख दिए।
मैंने शिखा का आवेदन तैयार करके डाकघर में रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया। शिखा का इंटरव्यू कॉल आया, फिर उसका चयन भी हो गया। मेरी पोस्टिंग यहाँ होने पर ध्यान देते हुए उसे पास के स्कूल में ही पोस्ट कर दिया गया। विवाह के 3 महीने बाद ही शिखा नौकरी पेशा महिला हो गई। इन 3 महीनों में शिखा यह भी समझने लगी कि उसका पति मैं आई लव यू कहकर प्रेम नहीं बताता है, अपितु शिखा से मेरा पति का प्यार उसके लिए किए जाने वाले पति के मेरे काम और शिखा के सुख के प्रति चिंता में झलकता है। शिखा को क्या पहनना, क्या खाना, कहाँ जाना, किनसे मिलना प्रिय है, शिखा ने इस बारे में मेरी चिंता और प्रबंध को अनुभव करते हुए मेरे प्रेम को समझ लिया। शिखा को यह भी समझ आ गया कि उसमें योग्यता देखकर उसके अध्यापक की नौकरी लगवाना भी उसके प्रति मेरे प्यार से प्रेरित काम है। शिखा समझ चुकी थी कि स्वनिर्भर होने की तथा उसमें निहित योग्यता का लाभ पढ़ने वाले बच्चों को मिलते देखने की संतुष्टि शिखा को सुख की अनुभूति सुनिश्चित करेगी। मैंने यह भी सोचकर उसे इस नौकरी के लिए प्रेरित किया है। प्रथम रात्रि में शिखा को मैं विचित्र व्यक्ति प्रतीत हुआ था। बाद के 6 माह में शिखा समझ चुकी थी कि मैं विचित्र किंतु उससे प्रेम करने वाला आदर्श पति हूँ। अगले 10 वर्ष में हमारा गृहस्थ जीवन औरों के लिए प्रेरणा बन गया। इस दौरान हमारे 2 बेटे भी हुए थे। फिर आया महामारी वाले वायरस का समय। मुझे उच्च रक्तचाप के साथ ही डायबिटीज भी है। कोरोना वायरस से हुआ संक्रमण मेरे लिए प्राणलेवा सिद्ध हुआ। उपचार के लिए मुझे अस्पताल में अकेले भर्ती रहना पड़ा। मैं सोचता कि मैंने अच्छा किया जो मैंने शिखा को अध्यापिका की नौकरी लगवा दी। फिर वह पीड़ाकारी समय आया। मैं दम तोड़ने की स्थिति में पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि मेरे मरते समय मेरा सिर काश शिखा की गोदी में होता। उसकी आंखों में देखते हुए मेरा दम टूटता। मेरे चाहने से भिन्न मैंने दम वेंटिलेटर पर तोड़ दिया। अपनी ही लिखी यह कहानी मैं बार बार पढ़ता था। मेरी ही लिखी होने से मैं चाहता तो इसका अंत बदल सकता था। ऐसा मैंने नहीं किया था। 4 वर्ष व्यतीत हुए। मुझे रिया का फोन आया। उसने बताया पापा भगवान को प्यारे हो गए हैं। मैं संवेदना प्रकट करने नोएडा गया। शिखा को देखकर लग रहा है जैसे वह मुझसे कुछ बोलना चाहती है, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़कर वापस आते समय मेरे नेत्र भीगे हुए हैं। मेरी व्यक्त की गई इतनी संवेदना ही शिखा के लिए पर्याप्त है। उसके आंसुओं के बीच उसके होंठ पर झलक गई स्मित से मैंने यह अर्थ लगाया है। 4 महीने बाद रिया ने राशि से ना जाने कैसे संपर्क कर लिया। ना जाने रिया ने राशि को क्या बताया। उनके आग्रह पर मेरा मिलना शिखा, रिया एवं राशि से हुआ। तब रिया ने कहा मैं और राशि चाहती है कि मम्मा एवं आप विवाह कर लें। शिखा ने इस बात को विनम्रता से सिर हिलाकर अस्वीकार कर दिया। रिया ने पूछा मम्मा मगर क्यों? अंकल और आप प्रेम करते हैं एक दूसरे को। शिखा ने कहा अगर हमने ऐसा किया तो यह समाज कहेगा मैं सर से विवाह करने के लिए अपने पति की मौत की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने शिखा के स्वर में अपना स्वर मिलाया। शिखा जी सही कहती हैं। हम में प्रेम है मगर वैसा नहीं जैसा होने का सब संदेह करते हैं। समाप्त।